Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So students, in the last lecture we learned how to calculate effective nuclear charge acting on any electron in an atom. तो अभी तक हम एटॉमिक रेडियाई को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं ये पढ़ रहे थे। दो फैक्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको कोई भी दो एटम अगर दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से बताइए किसकी एटॉमिक रेडियाई बड़ी होगी, किसकी एटॉमिक रेडियाई छोटी होगी, तो हमारा सबसे पहला काम होता है वी राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड वी लुक एट द साइज ऑफ द शेल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए और ये देखिए कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस शेल के अंदर भरा गया है। तो अगर शेल डिफरेंट आते हैं दोनों एटम्स के जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल किया गया है तो आप इस ऑर्डर का यूज़ करेंगे। के शेल साइज में एल से छोटा होता है, एल शेल एम से और एम एन से छोटा। तो जिसका भी शेल जो है वो बड़ा होगा साइज में, आउटर मोस्ट शेल, वो एटम जो है उसकी एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होगी, एटम की साइज बड़ी होगी। तो सबसे पहले हम साइज ऑफ द शेल जो है इसको कंपेयर करते हैं। अब अगर मान लो कि दो एटम्स जो आपको दिए गए हैं उनका आखिरी शेल सेम आ जाए, फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम देखते हैं सेकंड फैक्टर, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हमने लास्ट लेक्चर पूरा उसी के ऊपर पढ़ा था जिसमें हमने स्लेटर्स रूल को अप्लाई करना सीखा था। और स्लेटर्स रूल को अप्लाई करने के बाद हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि एटॉमिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियाई कम हो जाती है। तो Z इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई। तो ये दो फैक्टर्स हैं, इनको हम अप्लाई करते हैं एटॉमिक रेडियाई को कंपेयर करते टाइम। चलिए अब मैं आपको एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन बता देता हूँ। एटॉमिक रेडियाई पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से वेरी करती है। तो देखो, पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ग्रुप और एक होता है पीरियड। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप की। तो सपोज हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है और फर्स्ट ग्रुप के अंदर ये तीन एटम्स जो है वो प्रेजेंट हैं। अब हमसे पूछा जाता है, ये टॉप टू बॉटम जा रहे हैं हम, कि ये बताओ एटॉमिक रेडियाई जो है वो किस तरीके से चेंज होगी। तो ये प्रॉब्लम हम कर चुके हैं। लिथियम का कन्फिगरेशन लिखिए, सोडियम का कन्फिगरेशन, पोटेशियम का कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, कन्फिगरेशन 2 1, इसका एटॉमिक नंबर 11, कन्फिगरेशन 2 8 1, इसका एटॉमिक नंबर 19, कन्फिगरेशन 2 8 8 1। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं हमारा जो लास्ट शेल है वो साइज में बढ़ता जा रहा है। तो एल शेल जो है वो लिथियम का आउटर मोस्ट शेल था। एल शेल की साइज़ जो है वो एम से छोटी होती है और एम शेल जो है वो एन से छोटा होता है। इसका मतलब लिथियम जो है वो साइज़ में छोटा है सोडियम से और सोडियम साइज़ में छोटा है पोटेशियम से। तो डाउन द ग्रुप हमने क्या देखा यहाँ पर कि डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रही है। तो अब हम यहाँ पर एक जनरल स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जब आप ग्रुप में वेरिएशन स्टडी करते हैं, व्हेन यू स्टडी एट वेरिएशन इन द ग्रुप, तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रीजन क्या है इसका? एज वी मूव डाउन द ग्रुप, a new shell is added at each successive atom which is larger in size। तो हर एक एटम पे एक नया शेल ऐड हो जाता है
जो कि साइज में बड़ा होता है। इस वजह से एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। तो बच्चों इस स्टेटमेंट को जो है वो आप याद रखना और इस रीज़न का भी ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन द ग्रुप। अब बात करते हैं पीरियड की। तो देखो पीरियड जो होता है वो होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इसका मतलब आप एक पीरियड के अंदर मूव कर रहे हो। अब देखो पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियाई किस तरीके से वेरी होती है। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड। तो यहां पर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगी। इसका रीजन आपसे पूछा जाएगा, तो रीजन क्या आएगा। तो रीजन जो है वो हम देखते हैं, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द आउटरमोस्ट शेल रिमेन्स सेम। तो जब पीरियड में मूव करते हैं तो शेल चेंज नहीं होता, शेल जो है वो सेम रहता है। तो आउटरमोस्ट शेल रिमेन्स सेम एंड Z इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज on the electrons increase. Hence, atomic radii decrease. तो ये हो गया रीजन इस वेरिएशन का ग्रुप में और पीरियड में। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि लिथियम सोडियम से छोटा है, सोडियम पोटेशियम से छोटा है, क्योंकि यहाँ पर K शेल भरा जाता है, यहाँ L शेल और यहाँ पर M शेल। ये रीज़न है। इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं वेरिएशन इन द पीरियड। तो देखो आपको जो है वो 3 एलिमेंट्स दिए जाते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ एटॉमिक रेडियाई जो है वो किस तरीके से चेंज होगी। तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये 3 एलिमेंट ले लेते हैं। अब देखो बोरॉन जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 5, कन्फिग्रेशन क्या आएगा 2 और 3। तो इसमें K और L शेल में इलेक्ट्रॉन भरा गया है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कन्फिग्रेशन 2 और 4, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कन्फिग्रेशन 2 और 5। तो इन सभी का आउटर मोस्ट शेल क्या है L शेल। तो पहला फैक्टर जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकता कि कौन सा एटम साइज में बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो अब हम निकालेंगे इन सब का Z इफेक्टिव। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो भी बढ़ रहे हैं। तो Z इफेक्टिव जब आप कैलकुलेट करोगे तो Z इफेक्टिव आपको देखने को मिलेगा, बोरॉन का Z इफेक्टिव कम है कार्बन से और कार्बन का कम है नाइट्रोजन से। तो Z इफेक्टिव क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई। इसका क्या मतलब हुआ कि इससे उल्टा ट्रेंड जो है वो आ जाएगा एटॉमिक रेडियाई का। तो जिसका Z इफेक्टिव सबसे ज़्यादा उसकी एटॉमिक रेडियाई सबसे कम। तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि एटॉमिक रेडियाई ट्रेंड ऑफ बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन कैन बी एक्सप्लेन्ड लाइक दिस। तो ये हो गया एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन इन द ग्रुप एंड इन द पीरियड। अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें दिए गए इसी के ऊपर बेस्ड। सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, ये 4 एटम दिए गए हैं हमें और हमें पूछा जा रहा है इनका एटॉमिक रेडियाई जो है उसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई के ऑर्डर में इसको रखना है, मतलब सबसे पहले वो एटम जो साइज में सबसे छोटा होगा। अब देखो हम इनके क्या करते हैं, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 12, 16, 17। कन्फिगरेशन लिखेंगे 2, 8, 1, 2,
282, 286, 287। तो सभी का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में भरा गया, एम शेल में भरा गया। तो आउटर मोस्ट शेल में तो कोई डिफरेंस आया नहीं, तो पहला फैक्टर जो है वो हमारा डिसाइड नहीं कर पा रहा। अब हम जाते हैं सेकंड फैक्टर पे। सेकंड फैक्टर जो है वो क्या है, जेड इफेक्टिव। अभी हमने क्या देखा कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं, प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं। तो प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा इसका मतलब जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसका जेड इफेक्टिव कम, और जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा। तो सबसे कम जेड इफेक्टिव रहेगा सोडियम, इससे ज़्यादा मैग्नीशियम, इससे ज़्यादा सल्फर, और इससे ज़्यादा क्लोरीन। तो ये जेड इफेक्टिव का ऑर्डर आया, तो एटॉमिक रेडियाई जो है उसका क्या ऑर्डर आ जाएगा, एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर हो जाएगा जस्ट उल्टा। सोडियम की एटॉमिक रेडियाई सबसे ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम, फिर सल्फर, और फिर क्लोरीन। तो ये द डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए, सबसे छोटा एटम क्लोरीन, फिर सल्फर, मैग्नीशियम और सोडियम। तो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे। इसमें भी हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है इन एटम्स को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें भी एटॉमिक रेडियाई को ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्वेश्चन में दिया गया हाइड्रोजन, फ्लोरीन, कार्बन, सोडियम, सल्फर। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, कार्बन, सोडियम एंड सल्फर, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो हमारा सबसे पहला काम तो वही रहेगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। एटॉमिक नंबर लिख लो पहले तो इन सब के, अब कन्फिग्रेशन लिखो 1 2 7 2 4 2 8 1 2 8 6, के शेल, एल शेल, एम शेल। हाइड्रोजन जो है ये अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसमें सिर्फ के शेल प्रेजेंट है, तो के शेल साइज में सबसे छोटा होता है। तो इस वजह से हाइड्रोजन जो है ये आपका सबसे छोटा एटम रहने वाला है इस ऑर्डर के अंदर। अब देखो ये जो दो एलिमेंट है इनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन भरा गया एल शेल में, और इन दो एलिमेंट में आखिरी इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है एम शेल में। तो एल शेल जो है वो साइज में किससे छोटा होता है, एम से। तो इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट इन दोनों से बड़े होने वाले हैं। तो पहले तो हम इनका जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि इन दोनों में से जो है वो साइज में कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा। अभी आपको एक बात बताई थी, जेड इफेक्टिव, एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा। तो देखो इसका एटॉमिक नंबर 9, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका मतलब इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, मतलब ये साइज में इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो हाइड्रोजन जो है इससे बड़ा एटम हो गया कार्बन, और कार्बन से बड़ा एटम हो गया फ्लोरीन। उल्टा लिख दिया मैंने, फ्लोरीन कार्बन से छोटा होगा, कार्बन फ्लोरीन से बड़ा होगा। अब देखो इन दोनों की बात होती है, तो इन दोनों के अंदर क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल सेम है, तो दोबारा हम जेड इफेक्टिव जो है उसको कंसीडर करेंगे। अब जेड इफेक्टिव किसका ज़्यादा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, मतलब इसकी साइज़ जो है वो सोडियम से कम रहेगी। तो इसके बाद नंबर आता है सल्फर, और फिर आएगा सोडियम। तो सबसे छोटा एटम हो गया हाइड्रोजन, इससे बड़ा फ्लोरीन, इससे बड़ा कार्बन, फिर सल्फर, सोडियम। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो एटॉमिक रेडियाई जो है इसमें इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब हम चलते हैं आयनिक रेडियाई पे। आयनिक रेडियाई का वेरिएशन एटॉमिक रेडियाई के जैसा ही होता है। चलिए पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं, आयनिक रेडियाई क्या होती है। तो डेफिनेशन सेज इट इज द डिस्टेंस from center of the nucleus to the
आउटर मोस्ट शेल ऑफ द आयन। तो न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल ऑफ द आयन, पहले हम एटम के बारे में स्टडी कर रहे थे, अब हम आयन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो आयन जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन किसको बोला जाता है? किसी भी एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो। एनायन किसको बोला जाता है? किसी भी एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज हो। कैटायन कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनायन कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज़ें आप जो है वो 9th और 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखिए हम बात करेंगे कैटायन की। सबसे पहले हम बात करते हैं कैटायन की, इसको बाद में कंपेयर करेंगे एनायन के साथ। तो सपोज हमारे पास एक एटम है दैट इज लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 और 1। तो लिथियम जो है वो नोबल गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा सबसे पहले? जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले निकलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या हो जाएगा? हीलियम के जैसा। और लिथियम क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो लिथियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और लूज करके क्या आ जाता है इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज। तो लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये कन्वर्ट हो गया Li पॉजिटिव में, ये बन गया कैटायन। अब हमें ये देखना है कि ये लिथियम का जो कैटायन बना है ये साइज में लिथियम के एटम से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो देखो यहाँ पर लिथियम के एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 2 और 1। इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में गया? एल शेल में। लेकिन Li पॉजिटिव जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है और वो भी किस में है? के शेल में। अब साइज में जो के शेल है वो एल से बड़ा होता है या छोटा होता है? तो अभी हमने ऑर्डर लिखा था के इज स्मॉलर इन साइज। के शेल साइज में एल से छोटा होता है। इट मीन्स Li पॉजिटिव इज स्मॉलर देन Li। मतलब क्या हुआ इसका? कैटायन इज स्मॉलर इन साइज देन एनायन। और क्यों हो रहा है ये? बिकॉज आउटर मोस्ट शेल इस केस में क्या हो गया? खत्म हो गया, रिमूव हो गया। तो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस शेल में था वो Li पॉजिटिव बनने के बाद में नहीं है यहाँ पर। तो इस वजह से ये कैटायन जो है वो साइज में छोटा हो जाता है। तो रीज़न क्या हो जाएगा? आउटर मोस्ट शेल ऑफ द atom is removed, hence ionic radii is smaller than atom। तो ये हो गया रीज़न। तो यहाँ पर ये जनरल स्टेटमेंट आपको याद रखनी है कि कैटायन हमेशा जिस एटम से वो बने हैं उससे छोटे होते हैं, क्योंकि कैटायन बनते टाइम इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल से निकाले जाते हैं और आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद हमारा जो आयन बनता है उस आयन का आउटर मोस्ट शेल साइज में छोटा होता है। तो ये तो हुआ कैटायन का कंपैरिजन एटम के साथ। अब हम एनायन की बात कर लेते हैं। एनायन कैसे बनते हैं? इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो सपोज क्लोरीन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और क्या बना लेता है? Cl माइनस, क्लोराइड आयन। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। एटम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 17, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 287। इसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कौन सा है? M शेल। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? आउटर मोस्ट शेल में। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद 288। अब यहाँ पर भी क्या है? आउटर मोस्ट शेल हमारा सेम है, M शेल।
तो अगर आपका आउटर मोस्ट शेल सेम होता है तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं सेकंड फैक्टर पे। सेकंड फैक्टर क्या है, जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर लो। तो इसका जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर लो और इसका जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर लो। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, हमने प्रोटॉन्स को तो इंक्रीज नहीं किया लेकिन हमने इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर दिया। जब आप खाली इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे हैं, प्रोटॉन्स को नहीं बढ़ा रहे, तो आप ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखा रहे हैं, और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव कम हो जाता है। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव जब इन दोनों का आप निकालेंगे तो जेड इफेक्टिव जो है वो इसका कम आएगा और इसका ज़्यादा आएगा। तो क्लोराइड आयन जो बना उसका जेड इफेक्टिव क्या हो गया, कम हो गया पहले से। इस वजह से जेड इफेक्टिव अगर कम होगा तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाए, सॉरी आयनिक रेडियाई बढ़ जाएगी। जो एनायन हमारा बना है इसकी रेडियाई बढ़ जाएगी, तो एनायनिक रेडियाई इंक्रीज, जबकि इसकी रेडियाई एटॉमिक रेडियाई जो है वो कम रहेगी। तो अब हम इस बेसिस पे ये लिख सकते हैं कि एनायन इज ऑलवेज larger than the atom from which it is formed. Reason for the formation of anion, we add an electron to the atom. This results into greater screening by the electrons. Hence, Z effective decreases and ionic radii increases. Example लिख लो, Cl plus 1 electron it changes into Cl minus, इसका कन्फिगरेशन 287 है, इसका कन्फिगरेशन 288 है। आउटर मोस्ट शेल दोनों का सेम था, तो अब हमने Z इफेक्टिव जो है इसको कैलकुलेट किया। Z इफेक्टिव इसका ज़्यादा होता है लार्ज, इसका Z इफेक्टिव स्मॉल होता है। तो जिसका Z इफेक्टिव ज़्यादा है उसकी रेडियाई कम होगी और जिसका Z इफेक्टिव कम है उसकी रेडियाई ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हो गया रीज़न। अब देखो हम इन दोनों चीज़ों को अप्लाई करते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि आयन जो है वो एटम से, कैटायन अगर होगा तो छोटा होगा, एनायन अगर होगा तो बड़ा होगा। अब आपको क्वेश्चन दिया गया ये, इसमें आपको ये एलिमेंट्स जो है जो गिवन है इनको अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई, Mg, Mg प्लस, Mg2 प्लस एंड Mg2 माइनस। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई। सबसे पहला काम क्या होता है, कन्फिगरेशन लिखना। कन्फिगरेशन लिखने से ही हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एटॉमिक नंबर क्या होता है मैग्नीशियम का 12। यहाँ पर तुमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 12 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। यहाँ क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसमें, 12। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 14 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो देखो 282, 281, 28, 284, ये रहेगा इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब इनका आउटर मोस्ट शेल देख लो,
तो एक ऐसा हमें आयन दे रखा है जिसमें 2 ही शेल हैं। तो अगर 2 ही शेल हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सबसे छोटा रहेगा। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट आयन, Mg2 पॉजिटिव इज द स्मॉलेस्ट। अब हमें कंपेयर करना है इनको। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा था, एनायन जो होते हैं वो एटम से बड़े होते हैं। ये एनायन है क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस एटम से बड़ा होगा, और एटम जो है वो कैटायन से क्या होता है, बड़े होते हैं। तो Mg2 नेगेटिव जो है वो साइज में सबसे बड़ा हो गया। अब बात आती है इसकी और इसकी। अब इन दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है। तो देखो यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज बढ़ाया है, तो हमने इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, इलेक्ट्रॉन कम किए हैं, लेकिन प्रोटॉन उतने ही हैं जितने पहले थे। और प्रोटॉन अगर बढ़ते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, Z इफेक्टिव इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन्स कम करोगे, प्रोटॉन्स अगर उतने ही रखते हो जितने पहले थे, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, कम। इसका मतलब क्या हुआ, Mg पॉजिटिव इज स्मॉलर देन Mg। तो अभी हमने जो स्टेटमेंट लिखी थी कि कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द एटम फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड एंड एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन द एटम फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड, और ये सबसे छोटा है क्योंकि इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल ही साइज में छोटा था। तो ये हो गई हमारी प्रॉब्लम जिसमें हमने आयनिक रेडियाई का कंसेप्ट अप्लाई कर लिया। चलिए अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है ये आपको दिया जाता है कुछ इस तरीके से, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई। क्या क्या दिए गए कि पॉजिटिव H2 माइनस, P3 माइनस एंड Ca2 प्लस। इनको हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई के ट्रेंड में। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखते हैं, कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इन सभी के अंदर। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 18। सल्फर जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, नेगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, 3 नेगेटिव चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। इन सभी आयंस के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है, और ऐसे आयंस को बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। डेफिनेशन क्या होती है, आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब देखो हमें ये बताना है कि कौन सा आयन इनमें से साइज में छोटा होगा और कौन सा सबसे बड़ा होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, इनका कन्फिग्रेशन लिखेंगे। कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो सबका कन्फिग्रेशन सेम ही आएगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। कन्फिग्रेशन सेम आ गया तो भाई आउटर मोस्ट शेल जो है वो भी सेम ही हो गया। अब आउटर मोस्ट शेल जो है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम ही है। तो अब हम देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। प्रोटॉन्स को देख लो, प्रोटॉन्स अगर ज़्यादा हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा, प्रोटॉन्स अगर कम है तो Z इफेक्टिव कम होगा। यहाँ कितने प्रोटॉन्स हैं, 19, यहाँ कितने प्रोटॉन्स हैं, 16, इधर 15 और इधर 20। सबसे ज़्यादा प्रोटॉन्स किस में है, इसमें, तो इसका Z इफेक्टिव जो है वो सबसे हाईएस्ट रहेगा, और Z इफेक्टिव ज़्यादा रहेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या रहेगी, सबसे कम। तो इसका मतलब Ca2 पॉजिटिव इज स्मॉलेस्ट इन साइज। इसके बाद देखो सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है, इसके बाद इसका नंबर आता है, तो इसका Z इफेक्टिव जो रहेगा वो इससे कम रहेगा लेकिन इन दोनों से ज़्यादा होगा। तो इन दोनों से ज़्यादा होगा तो इसकी आयनिक रेडियस जो है वो इससे बड़ी रहेगी कैल्शियम से। फिर देखो नेक्स्ट आ जाता है
किस में ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं? इसमें। प्रोटॉन्स ज़्यादा है तो Z इफेक्टिव इसका ज़्यादा होगा इससे, तो इसका मतलब S2 माइनस हैज़ अ लार्जर रेडियाई देन दिस, और लास्ट में क्या आ गया P3 माइनस। अब इस चीज़ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये हो गया हमारा आंसर। अगर किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो उसकी एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ जाती है, और अगर किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो उसकी एटॉमिक रेडियाई कम हो जाती है, या उसकी आयनिक रेडियाई भी कम हो जाती है। तो ये कंक्लूजन आ गया हमारा एटॉमिक रेडियाई का और आयनिक रेडियाई का। तो इसको अब हम कंक्लूड करके ये पॉइंट्स याद रखेंगे। कंक्लूजन, पहले एटॉमिक रेडियाई जो है इसके 2 पॉइंट, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस along the period। दूसरी तरफ आयनिक रेडियाई, पहला आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही आयनिक रेडियाई कम। तो Mg2 प्लस इज स्मॉलर देन Mg प्लस एंड इट इज स्मॉलर देन Mg, ध्यान रखना। सेकेंड, इंक्रीजेस with the increase in negative charge, मतलब P नेगेटिव से साइज में छोटा, P नेगेटिव P-2 से, और P-2 P-3 से। तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा एटॉमिक रेडियाई बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा एटॉमिक रेडियाई कम होती जाएगी। तो ये हो गया हमारा आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड या वेरिएशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसमें पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है पीरियोडिक टेबल के अंदर। दिस नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइजेशन एनर्जी? ये डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने 10th क्लास में। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट loosely bound electron from the outermost shell of an atom is called ionization energy। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में IE लिखते हैं, और इसकी यूनिट जो होती है जूल पर मोल या फिर किलो जूल पर मोल। तो ये यूनिट यूज़ की जाती है आयोनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए। अगर सिंगल एटम की एक्सप्रेस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इसमें भी इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब आते हैं बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको हम इस तरीके से सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट यू आर रिमूविंग फ्रॉम द एटम। तो देखो ये टर्म आपको देखने को मिलता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव का मतलब 1 by 1 इलेक्ट्रॉन्स को जब रिमूव करते हैं तो सबसे पहले आता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड
to remove first electron from an atom। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसको हम IE1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आती है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आप फिर से एक और इलेक्ट्रॉन अगर निकालते हो तो वो कहलाएगी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आयन। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला, आयन बन गया, अब इसमें से सेकेंड इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो तो ये कहलाएगी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं IE2 से। और अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हो, दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, तो दिस इज कॉल्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आयन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं IE3 से। अब देखो इसका एग्जांपल, एल्यूमिनियम का एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला तो क्या बन जाएगा, Al पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी लगी, तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्लस IE1। इस एटम को हमें क्या करना पड़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकलवा देगी और क्या बना देगी, इसका Al पॉजिटिव आयन। अब इस Al पॉजिटिव आयन में हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो ये इसका Al2 पॉजिटिव आयन बना देगा, Al पॉजिटिव का। और यहाँ कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी अब, IE2, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। अगर इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो Al2 प्लस में से, तो यहाँ पर फिर से आपको आयोनाइजेशन एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी एंड दिस इज कॉल्ड IE3। और क्या बन जाएगा, Al3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो स्टेप बाय स्टेप जब हम किसी एटम से स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तब जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो बच्चों, ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो किस तरीके से वेरिएशन शो करती है एलिमेंट्स में। हाउ डू आयोनाइजेशन एनर्जी शो वेरिएशन। तो अब हम वेरिएशन देख लेते हैं। वेरिएशन इन द ग्रुप एंड वेरिएशन इन द पीरियड। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाओगे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। इसके पीछे रीज़न क्या है, तो रीज़न देखो, हमने ये पढ़ा है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं आउटर मोस्ट शेल साइज में बड़ा होता जाता है। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल L है, इस केस में कितना हो जाएगा, M शेल हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, N शेल हो जाएगा। शेल का साइज में बड़े होने का मतलब है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिसको निकाला जा रहा है वो न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है। तो लिथियम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसको अगर मुझे निकालना है तो मुझे इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा। और इसको ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। सोडियम के केस में क्या हो रहा है, सोडियम के केस में एक नया शेल ऐड हो गया जो साइज में बड़ा है। तो नया शेल ऐड हो गया तो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ गया न्यूक्लियस से, और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस अगर न्यूक्लियस से बढ़ेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा। दूर जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, या फिर कह लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। पोटेशियम के केस में एक और शेल आ गया,
तो इलेक्ट्रॉन और भी ज़्यादा दूर हो गया न्यूक्लियस से, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और भी कम हो गया, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो इस तरीके से हम अब ये समझा सकते हैं कि भाई एटॉमिक रेडियाई अगर किसी चीज़ की बढ़ रही है तो इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो उनके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है तो उसकी वजह से फिर आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाती है, क्योंकि सीधा सीधा रिलेशन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। सो एज वी मूव down the group, the outermost electron moves away from nucleus, hence the force of attraction decrease and ionization energy also decrease। तो ये हो गया वेरिएशन इन द ग्रुप। अब बात करते हैं पीरियड की। तो इसका एग्जांपल लिख लेना, लिथियम जो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम से ज़्यादा और सोडियम की पोटेशियम से ज़्यादा, ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है। पीरियड में क्या होगा, हमने पढ़ा था कि पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियाई कम हो जाती है। एटॉमिक रेडियाई कम होने का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के पास आ गया, और इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूक्लियस के पास आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो इट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड। एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर बोरॉन जो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है कार्बन से, कार्बन की नाइट्रोजन से। तो ये ट्रेंड जो है वेरिएशन का क्यों है, रीज़न एज वी मूव अलोंग द पीरियड द एटॉमिक रेडियाई decreases, hence the force of attraction on the electron increase, hence ionization energy also increase। तो ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन इन द पीरियड और इन द ग्रुप। तो अब हम ये बात लिख सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई। तो अब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूजन फर्स्ट, ionization energy is directly proportional to Z effective। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। सेकंड, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अब इसको आप रिवाइज कर लेना, क्योंकि इसके बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिए जाते हैं। इसी तरीके से ट्रेंड जो है वो पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, और होम एग्ज़ाम में भी आपसे कंपैरिजन करवाया जा सकता है। दैट्स ऑल।